हेलो स्टूडेंट्स, राजनीतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार के टॉपिक शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अर्थ क्या होता है। आप सभी को पता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। और सरकार के इन तीनों अंगों का आपस में संबंध कैसा होना चाहिए, यह समस्या राजनीतिक विज्ञान में बहुत विवादग्रस्त रही है और इस संबंध में समय समय पर जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था उनमें मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत सबसे अधिक प्रमुख है। यानी शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत सबसे ज़्यादा प्रमुख है उसमें मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत सबसे प्रमुख माना जाता है। इस सिद्धांत में यह बताया गया है कि निरंकुश शक्तियों के मिल जाने से व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है। यानी जब आवश्यकता से अधिक शक्तियाँ एक व्यक्ति में निहित होती हैं या उन पर कोई अंकुश नहीं होता है तो वह व्यक्ति उन शक्तियों का दुरुपयोग करने लगता है। और इस सिद्धांत के प्रतिपादकों का विचार है कि सरकार के जो 3 अंग हैं उन सब में शक्तियों का वितरण अलग अलग होना चाहिए और वह एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र होने चाहिए। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अभिप्राय यह है कि सरकार के तीनों शक्तियों का पृथक्करण हो। यानी सरकार के पास जितनी भी शक्तियाँ हैं उन शक्तियों का वितरण तीनों अंगों में अलग अलग होना चाहिए और प्रत्येक प्रकार की शक्ति का उपयोग सरकार के प्रत्येक अंग द्वारा किया जाना चाहिए। और यानी कि जिस भी प्रकार की शक्ति है उसका उपयोग सरकार के एक अंग द्वारा न करके उसके अलग अलग अंगों द्वारा किया जाना चाहिए। जैसे व्यवस्थापिका का कार्य कानून बनाना होना चाहिए। यानी जो सरकार का पहला अंग है व्यवस्थापिका, उसका कार्य कानून का निर्माण करना होना चाहिए और कार्यपालिका उन कानूनों को क्रियान्वित करे। यानी व्यवस्थापिका जिन कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका उन कानूनों को कार्य रूप में परिणत करे तथा न्यायपालिका उन कानूनों के अनुसार निर्णय करे। और न्यायपालिका जो है वह व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार निर्णय करे। मॉन्टेस्क्यू ने इस बात पर विशेष बल दिया था कि इनमें प्रत्येक अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होना चाहिए। और मॉन्टेस्क्यू इस बात पर विशेष बल देते थे कि प्रत्येक अंग, चाहे वह व्यवस्थापिका है, चाहे वह कार्यपालिका है, चाहे वह न्यायपालिका है, वह एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र होने चाहिए और कोई भी एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे। उसे अपने कार्यक्षेत्र तक ही सीमित रहना चाहिए। यानी अगर व्यवस्थापिका कानूनों का निर्माण करती है तो उसे सिर्फ कानूनों का निर्माण ही करना
चाहिए, ना कि वह उन कानूनों पर निर्णय भी करे और उसके द्वारा दूसरे अंग के कार्यों को प्रभावित करने या उस पर नियंत्रण स्थापित करने की चेष्टा नहीं की जानी चाहिए। यानी सरकार का कोई भी अंग एक दूसरे के कार्यों को प्रभावित ना करे और ना ही उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करे। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी जब सारी शक्तियाँ एक ही हाथ में एकत्रित होना चाहे वह एक व्यक्ति हो, थोड़े हों या अधिक हो, और चाहे वह वंशानुगत यानी पैतृक हो या स्वयं नियुक्त हो और या निर्वाचित हो, अत्याचारी शासन की उपयुक्त परिभाषा कही जा सकती है। यानी जब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी सभी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित हो जाती हैं, तो वह व्यक्ति उन शक्तियों का मनमाने ढंग से उपयोग करता है और उस पर कोई भी अंकुश नहीं लगा पाता। वह पूरी तरह निरंकुश हो जाता है और जिसे अत्याचारी शासन की उपयुक्त परिभाषा कहा जा सकता है। इसीलिए मॉन्टेस्क्यू ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उन्होंने कहा कि सरकार के सभी अंगों के कार्य अलग अलग होने चाहिए और कोई भी अंग दूसरे अंग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्या इस सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले मॉन्टेस्क्यू द्वारा किया गया? नहीं, इस सिद्धांत के मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादन करने से पहले भी अनेक राजनीतिक विज्ञान के विचारकों द्वारा इस सिद्धांत पर अपने अपने विचार प्रतिपादित किए गए। सबसे पहले शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का विधिवत प्रतिपादन मॉन्टेस्क्यू द्वारा किया गया। यानी जो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का विधिवत रूप से प्रतिपादन किया गया था वह मॉन्टेस्क्यू द्वारा किया गया था, किंतु इस सिद्धांत से संबंधित विचार नवीन नहीं है। यानी अगर हम इतिहास को देखें, यानी इस सिद्धांत के अगर इतिहास को देखा जाए तो यह विचार नवीन नहीं है। मॉन्टेस्क्यू से पहले भी राजनीतिक विज्ञान के जनक अरस्तू ने सरकार को असेंबली, मजिस्ट्रेट और जुडिशरी नामक 3 विभागों में बांटा था। यानी राजनीतिक विज्ञान का पिता अरस्तू को कहा जाता है और अरस्तू ने सरकार को 3 भागों में बांटा था और वह कौन कौन से थे? पहला असेंबली, दूसरा मजिस्ट्रेट और तीसरा था जुडिशरी, जिसके आधुनिक नाम व्यवस्थापन और न्याय विभाग का बोध होता है। इसी प्रकार के विचार की चर्चा रोमन लेखक सिसरो, पॉलीबियस और लिपोबस की रचनाओं में भी मिलती है और यही विचार रोमन के जो लेखक थे सिसरो, पॉलीबियस और लिपोबस ने भी अपनी रचनाओं में इन विभागों का वर्णन किया था। सिसरो और पॉलीबियस ने रोमन संविधान की बहुत प्रशंसा की और इसकी सफलता का कारण सरकार के तीनों अंगों में स्पष्ट विभाजन माना था। यानी सिसरो जो और पॉलीबियस जो थे वह रोमन संविधान की जो सफलता का श्रेय थे वह सरकार के तीनों अंगों में जो विभाजन था उसको देते थे। इसी प्रकार जेम्स हैरिंगटन तथा जॉन लॉक जैसे नेताओं ने भी कानून बनाने तथा उन्हें लागू करने की शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में निहित नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहा था। और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था
क्योंकि जब कानून बनाने और उन्हें लागू करने की शक्ति एक ही व्यक्ति के पास होगी तो इससे अत्याचारी शासन की स्थापना हो जाएगी। और संविधानवादी विचारक जॉन लॉक ने भी कार्यपालिका और विधानमंडल में शक्तियों के पृथक्करण का जोरदार समर्थन किया था। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के बारे में मॉन्टेस्क्यू के क्या विचार थे, यह देखते हैं। मॉन्टेस्क्यू के पूर्व अनेक विद्वानों ने इस प्रकार के विचार व्यक्त किए थे। यानी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के इतिहास को पढ़ने के बाद हम यह जान गए हैं कि मॉन्टेस्क्यू के पूर्व भी अनेक विद्वानों ने इस प्रकार के विचार व्यक्त किए थे। किंतु अगर इस सिद्धांत की विधिवत व्याख्या हम देखते हैं तो वह फ्रेंच लेखक मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज में की है। यानी इस सिद्धांत की विधिवत रूप से व्याख्या फ्रेंच लेखक मॉन्टेस्क्यू ने की थी और उन्होंने यह व्याख्या अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज में की है। मॉन्टेस्क्यू ने कहा था कि यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की शक्तियाँ एक ही हाथों में केंद्रित हो जाएंगी तो कोई स्वतंत्रता नहीं रह सकती, क्योंकि इस बात का भय उत्पन्न हो जाता है कि कहीं राजा या सीनेट अत्याचारी कानून न बनाए और उन्हें अत्याचारी ढंग से लागू करे। यानी कि जब व्यवस्थापिका और कार्यपालिका शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित हो जाएंगी, यानी कानून भी वही बनाएगा और उस कानून को लागू करने का हक भी उसके पास ही होगा, तो कोई भी स्वतंत्रता नहीं रह सकेगी। और ऐसा होने से इस बात का डर उत्पन्न हो जाएगा कि कहीं राजा या सीनेट अत्याचारी कानून ना बनाने लग जाए और उन कानूनों को वह अत्याचारी ढंग से लागू करे। यानी जब शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित हो जाएगी तो किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं रहेगी और राजा है वह अत्याचारी कानून बनाएगा और उन्हें अत्याचारी ही ढंग से ही लागू करेगा। और इसी तरह से यदि न्याय संबंधी शक्ति को व्यवस्थापिका या कार्यपालिका से पृथक नहीं किया जाता तो भी स्वतंत्रता संभव नहीं हो सकती। और जब न्यायपालिका की शक्ति को यानी न्याय संबंधी शक्ति को भी व्यवस्थापिका या कार्यपालिका से अलग नहीं किया जाएगा, यानी वह व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पास ही रहेगी, तो भी स्वतंत्रता संभव नहीं हो पाएगी। और यदि न्याय शक्ति व्यवस्थापन शक्ति के साथ जोड़ दी जाएगी, यानी कानूनों का निर्माण भी व्यवस्थापिका द्वारा किया जाएगा और उन कानूनों के अनुसार निर्णय भी व्यवस्थापिका ही देगी, तो प्रजा के जीवन और उसकी स्वतंत्रता की स्वेच्छा नियंत्रण का शिकार होना पड़ेगा। तो उससे प्रजा का जीवन और उसकी जो स्वतंत्रता है, जो प्रजा की स्वतंत्रता है, उसको वह अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकती है। यानी जैसा व्यवस्थापिका चाहती है वैसा ही प्रजा का जीवन चलेगा और वह उसकी स्वतंत्रता पर यानी उसकी आज़ादी पर अपना पूरी तरह से नियंत्रित स्थापित कर लेंगी, क्योंकि उस दशा में न्यायकर्ता ही कानून का निर्माता भी हो जाएगा। और ऐसी दशा में जो न्याय करता है यानी जो न्याय पर पूरी तरह से न्याय करता है यानी कानूनों पर निर्णय देता है, वह स्वयं ही कानूनों का निर्माता भी हो जाएगा। यानी कानूनों का निर्माण भी वह स्वयं ही करने लगेगा।
और यदि न्याय शक्ति को कार्यपालिका के साथ जोड़ दिया जाएगा, और यदि जो न्याय शक्ति है वह कार्यपालिका के साथ जोड़ी जाएगी तो न्यायकर्ता का व्यवहार हिंसक व अत्याचारी हो जाएगा। यानी जब न्यायकर्ता यानी जो न्यायपालिका है वह कार्यपालिका के साथ जोड़ दी जाएगी तो वह स्वयं ही कानूनों को कार्य रूप में परिणत करेगी और उन पर निर्णय देगी, और ऐसा होने से वह व्यवहार में हिंसक तथा अत्याचारी हो जाएगी। और यदि एक ही व्यक्ति या समुदाय तीनों काम करने लगे अर्थात कानून बनाए, उन्हें लागू करे और विवादों का निर्णय करने लगे तो स्वतंत्रता बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। और जब सभी कार्य एक ही व्यक्ति करने लग जाएगा, यानी कानूनों का निर्माण भी वही करेगा, कानूनों को कार्य रूप में परिणत भी वही करेगा और विवादों पर निर्णय भी वही देगा, तो इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। अर्थात कानून बनाए, उन्हें लागू करे और विवादों का निर्णय करने लगे तो स्वतंत्रता बिल्कुल नष्ट हो जाएगी और राज्य अपनी मनमानी करने लगेगा। और यानी कि जब कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका संबंधी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के पास केंद्रित हो जाएगी तो इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता तो पूरी तरह नष्ट होगी ही और राज्य अपनी मनमानी करने लगेगा और वहाँ पर अत्याचारी शासन स्थापित हो जाएगा। इसलिए मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिससे सभी प्रकार के निरंकुश राज्यों में कानून निर्माण, उन्हें कार्य रूप में परिणत करने की शक्ति एक ही समूह में एकत्रित ना हो, क्योंकि जब ये शक्तियाँ संयुक्त हो जाती हैं यानी इकट्ठी हो जाती हैं तो सार्वजनिक स्वतंत्रता का अस्तित्व नहीं रहता, यानी जो स्वतंत्रता है वह पूरी तरह नष्ट हो जाती है। और ऐसी संभावना हो सकती है कि शासक अत्याचारी कानून बनाए और उन्हें अत्याचारी रूप में ही वह क्रियान्वित करे, क्योंकि उसके पास वह समस्त शक्तियाँ होती हैं जो वह कानून निर्माता के रूप में स्वयं को देना उचित समझता है। और यदि न्याय शक्ति को विधानमंडल के साथ मिला दिया गया तो लोगों का जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति स्वेच्छाचारी न्यायाधीशों के हाथ में आ जाएगी। और यदि न्यायपालिका को कार्यपालिका से मिला दिया जाए तो उसका संगठन व्यवस्थापिका से अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। इसीलिए व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी सारी शक्तियों का एक ही हाथों में एकत्रित होना सही नहीं है, इससे अत्याचारी शासन की स्थापना होगी। इसीलिए शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। मॉन्टेस्क्यू द्वारा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, यह भी हम देखते हैं। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रभाव तत्कालीन राजनीति पर बहुत अधिक पड़ा था। यानी जिस समय मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था उस समय की राजनीति पर इस सिद्धांत का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था और विशेष रूप से फ्रांस और अमेरिका की शासन व्यवस्था पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। और सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका फ्रांस और अमेरिका की शासन व्यवस्था पर पड़ा था,
इस सिद्धांत ने फ्रांस की क्रांति के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। यानी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के कारण ही फ्रांस की जो क्रांति थी उसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई थी। सन 1789 में फ्रांस की क्रांति के बाद मानवीय अधिकारों की जो घोषणा हुई उसमें यह कहा गया था कि जिस देश में शक्तियों के पृथक्करण की व्यवस्था नहीं है उस देश में संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं है। यानी आप सभी को पता है कि फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी और उस क्रांति के बाद मानवीय अधिकारों की घोषणा हुई थी और इसमें यह कहा गया था कि जिस भी किसी देश में शक्तियों का पृथक्करण नहीं है, यानी शक्तियों का पृथक्करण तीनों अंगों में नहीं किया गया है, उस देश में संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं है, यानी वहाँ पर संविधान है ही नहीं। और सन 1791 के संविधान द्वारा फ्रांस में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों को एक दूसरे से अलग और स्वतंत्र रखा गया। यानी इन तीनों विभागों के कार्य अलग अलग थे और ये एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र थे। आज भी फ्रांस में जो प्रशासकीय विधि और प्रशासकीय न्यायालयों की व्यवस्था विद्यमान है वह इसी सिद्धांत के प्रभाव के कारण है। न केवल फ्रांस बल्कि अमेरिकी संविधान निर्माता भी शक्ति पृथक्करण से विशेष प्रभावित थे। केवल फ्रांस ही शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से प्रभावित नहीं था बल्कि अमेरिका भी अमेरिका के जो संविधान निर्माता थे वह भी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से पूरी तरह प्रभावित थे और इसी प्रभाव के कारण ही उनके द्वारा संसदात्मक शासन व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया और इसीलिए उन्होंने संसदात्मक शासन व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया था। फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन में मेडिसन ने बार बार कहा था कि हम निरंतर मॉन्टेस्क्यू की अदृश्य छाया से प्रेरणा ग्रहण करते रहे हैं। यानी जो मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था हम उनसे बार बार प्रेरणा ग्रहण करते रहे हैं। और किलबॉर्न बनाम थॉमसन नामक विवाद में भी सर्वोच्च न्यायालय ने अमेरिकी संविधान पर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रभाव को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था और इसी संबंध में डॉक्टर फाइनर ने लिखा था कि अमेरिका का संविधान जानबूझकर एवं प्रयास करके शक्तियों के पृथक्करण पर एक विस्तृत निबंध बनाया गया था और यह संविधान इस सिद्धांत पर चलने वाला विश्व में सर्वाधिक प्रसिद्ध राज्य शासन है। यानी फाइनर ने भी यह बात कही थी कि जो अमेरिका का संविधान है वह शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर चलने वाला विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध राज्य शासन है। न केवल फ्रांस और अमेरिका बल्कि इसके अतिरिक्त मैक्सिको, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और चिली जैसे देशों के संविधान में भी इसी सिद्धांत को मान्यता दी गई है। यानी फ्रांस, अमेरिका के अतिरिक्त मैक्सिको, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और चिली जैसे देशों में भी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का अर्थ, उसका इतिहास और उसके प्रभाव यानी कि
अलग अलग देशों में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का क्या प्रभाव पड़ा और मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के बारे में क्या विचार थे, इसके बारे में अध्ययन किया। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।